Hello friends, now we are going to start with redemption of debenture, one of the interesting topic. बड़े ध्यान से देखिएगा एंड एक अच्छी वेटेज आपके एग्जाम में इसकी होती है, सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रीपेमेंट कर रहे हैं किसकी? हम रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, मतलब लोन फ्रॉम पब्लिक, मतलब जो आपने पब्लिक से लोन लिया था उसके हम क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट। ठीक है, देखिए जब भी वर्ड रिडम्पशन आता है ना, सबसे पहले एक वर्ड हमें क्लियर होना चाहिए, दैट इज द सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है? देयर कैन बी टू सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड द सेकेंड इज आउट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या होता है आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल? एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक बैंक लोन लिया बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि हमें रीपे करना है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद मुझे इस बैंक लोन की जो है रीपेमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, जो भी बिजनेस किया ईयर 1, 2, 3, 4, 5 हर साल हमारे जो भी प्रॉफिट्स आ रहे थे, सपोज ईयर 1 के अंदर हमने 5 लाख कमाए, ईयर 2 में 6 लाख कमाए, फिर 4 लाख कमाए, फिर 3 लाख कमाए, फिर 8 लाख कमाए। तो जो भी हमारे हर साल प्रॉफिट आ रहे थे, हमें पता था हमें 5 साल बाद ये पैसा वापस करना है। तो मैंने ईयर 1 में से 5 लाख रुपए कमा करके एक अलग से गुल्लक बना ली, और 5 लाख में से 2 लाख रुपए उस गुल्लक में डाल दिए। फिर अगले साल 6 लाख के प्रॉफिट आए तो फिर मैंने 2 लाख रुपए उस गुल्लक में डाल दिए। फिर अगले साल 4 लाख के आए तो सिर्फ 1 ही लाख डाले उस गुल्लक में। फिर 3 लाख आए तो फिर 1 लाख डाले उस गुल्लक में। और फिर आखिरी ईयर के अंदर 8 लाख के प्रॉफिट आए तो मैंने उसमें 4 लाख रुपए डाल दिए। तो इस तरीके से हुआ क्या, 5 साल के अंदर मेरी उस गुल्लक में टोटल 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बैंक वाले आए पेमेंट मांगने, गुल्लक फोड़ी, पैसा निकाला और उनको दे दिया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। केस नंबर 2, अगर मैं ऐसा ना करता, मैं हर साल जो भी कमा रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं और खर्च कर देता और जो लोन की रीपेमेंट करनी है उसके लिए प्रॉफिट किनारे ना रखता, तो क्या 5 साल के एंड में मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं ये बैंक लोन के 10 लाख रुपए वापस कर सकूं? नहीं होता। उस केस में क्या करता मैं? या तो अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स को बेच के लोन रीपे करता, या किसी और से लोन लेके बैंक का वो पुराना लोन पे करता। बात समझ में आती है? सिचुएशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, एवरी ईयर प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सेट असाइड किया, क्योंकि आई नो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू रीपे द लोन। बट इन द सिचुएशन नंबर 2 आई एम नॉट सेटिंग असाइड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मैं कोई भी प्रॉफिट किनारे नहीं कर रहा। मेरे को उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, बाय द एंड ऑफ 5 ईयर या तो मुझे किसी और से लोन लेना पड़ेगा या अपने असेट्स को बेच के लोन रीपे करना पड़ेगा। यस और नो? आप एक बात बताओ, कौन सी सिचुएशन दोनों में से बेटर है, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? बट ऑब्वियस फर्स्ट वन, जिसके अंदर मैं हर साल कुछ प्रॉफिट सेट असाइड करता जा रहा हूँ और कंफर्टेबली इन द 5th ईयर मैंने अपना लोन रीपे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ profits earned by business. Out of capital क्या होता है? When repayment, second situation, when repayment is made but not out of profits अर्नड। हमने रीपेमेंट तो करी है बट जो हमने प्रॉफिट्स कमाए थे उसके अंदर से हमने रीपेमेंट नहीं करी। तो देयर इज अ डिफरेंस। आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप मुझे यहाँ पर ये भी बताओ, आउट ऑफ प्रॉफिट बेटर होता है या आउट ऑफ कैपिटल? सर आउट ऑफ प्रॉफिट बेटर होता है, तो नोट
redemption out of profit is better than out of capital and it increases credit worthiness of the company। इससे कंपनी की जो क्रेडिट वर्थीनेस है बढ़ती है। क्रेडिट वर्थीनेस मतलब अगर उसे फ्यूचर में लोन वगैरह, एक बात बताओ, अगर मैं सिचुएशन 1 में लोन रीपे कर रहा हूँ और दूसरी कंपनी है जो सिचुएशन 2 में मतलब असेट्स को बेच के लोन रीपे कर रही है, तो आप लोन देना किसको पसंद करोगे? मुझको देना पसंद करोगे, क्योंकि मैंने कमा कर पैसे वापस किया, जबकि दूसरी कंपनी ने बिना कमाए पैसा वापस किया। समझ में आई बात? तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट इज बेटर देन आउट ऑफ कैपिटल एंड इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कंपनी। अब यही चीज़ हमारी अप्लाई होती है बेटा डिबेंचर्स पे। किस तरीके से, क्या, क्यों, सब बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज मैं एक बड़ा डिटेल एग्जांपल लूँगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। एक हमारी ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड ने इशू किए 10% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए के। 10% डिबेंचर्स इशू किए 10 लाख रुपए के, और ये इशू किए 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है। फिर नीचे आपको बताया गया डिबेंचर्स आर redeemable on 31st March 2018। 31 मार्च 2018 को ये डिबेंचर्स हमारे रिडीम होंगे। और उसके बाद बताया गया कंपनी सेट असाइड, या मैं आपको बोलता हूं कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 15-16, 16-17, ध्यान से देखिए एक एक चीज, और 17-18, वो कंपनी के प्रॉफिट्स थे 6 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है। जिसमें से कंपनी ने एक्सक्लूसिवली, क्योंकि उसे पता है 3 साल बाद उसे डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, तो हर साल अमाउंट सेट असाइड किया। 6 लाख में से फर्स्ट ईयर किया 3 लाख, यहाँ किया आपका 1 लाख, और यहाँ आपका किया से 2 लाख। अभी सिर्फ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए। हो सकता है आपने कहीं कुछ और पढ़ा हो तो आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, बट सारी चीज़ें बाय द एंड ऑफ द डे जाकर क्लियर हो जाएंगी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ध्यान से देखिए। तो कंपनी के प्रॉफिट्स थे जिसमें से कंपनी इतना इतना सेट असाइड कर रही है। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए 1 अप्रैल 2015 को। तो आपको इशू की एंट्री तो आती है, क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से? 10 लाख, 10 लाख, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर्स 10 लाख। ठीक है। अब आराम से एक एक चीज नोट करिए सिर्फ। अब साल का एंड आया 31 मार्च 2016। बड़े आराम से रिलैक्स होकर सुनिए। कंपनी ने 6 लाख रुपए कमाए 15-16 में, जिसमें से 3 लाख रुपए कंपनी ने एक्सक्लूसिवली अलग कर दी, क्योंकि कंपनी ने कहा हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। प्रॉफिट निकाल के एक अलग जगह रख दिए 3 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रॉफिट कम किए
तो हमने किया SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना 3 लाख। और ये हमने किस पर्पस के लिए रखा है? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना 3 लाख। बात समझ में? हमने 3 लाख रुपए SOPL से निकाल के कहाँ ट्रांसफर किया? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या दिखा रहा है? देखो, मैं अपना बिजनेस कर रहा था तो गुल्लक में डाल दिया। अब कंपनी में थोड़ा ना गुल्लक मेंटेन होती है भाई। कंपनी के अंदर आपने क्या किया? प्रॉफिट निकाले 3 लाख और एक अलग से बना दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि दैट दिस रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जो बात बताने चाह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए, आपने ये एंट्री कर दी SOPL टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी एंट्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो आप? एक बात बताओ, मैंने क्या किया? SOPL डेबिट टू DRR, प्रॉफिट मैंने सेट असाइड कर दी, बट जब 3 साल बाद 31 मार्च 2018 आएगी, उस दिन मुझे डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा। तो रिडीम करने के लिए मुझको क्या चाहिए होगा? कैश चाहिए होगा, हाँ या ना? भाई आपने SOPL टू DRR कर दिया, इससे कोई कैश थोड़ी ना हमारा अलग हो गया, इससे तो सिर्फ प्रॉफिट्स अलग हुए हैं, कैश को भी तो अलग करना जरूरी है। यस और नो? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको ना 5 साल बाद एक घर खरीद के दूंगा, ठीक है? अब मेरी सैलरी है 50 लाख रुपए साल की। जैसी 50 लाख रुपए की सैलरी आती थी, मैं क्या करता था? पेपर पे लिख देता था सैलरी 50 लाख और उसमें लिख देता फॉर हाउस 10 लाख पेपर पे, कि हाउस के लिए मैंने 10 लाख किनारे कर दिए, फिर 40 लाख रुपए और जहाँ जहाँ खर्च हो रहे सिर्फ पेपर पे करता था, ठीक है? बट पैसे 10 लाख रुपए उस सैलरी में से निकाल कर किसी अलग से बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराता था, सिर्फ पेपर पे लिख देता था। हुआ क्या? 5 साल बाद घर वालों ने कहा कहाँ है घर? मैंने कहा पता नहीं यार, पैसे ही नहीं है, मैं तो पेपर पे लिख के देता था, नहीं है। तो घर वाले क्या बोलेंगे? पागल बना रहा है, पेपर पे लिख देता था, कैश कहाँ कब अलग किया तूने? आप मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ सेम वे यहाँ पर आपने प्रॉफिट कर दिया SOPL टू DRR, SOPL टू DRR तो आपने कर दिया, बट वेयर इज द कैश? उतना कैश भी तो आपको अलग करना पड़ेगा, यस और नो? तो अब आपने क्या किया? जितने का आपने DRR बनाया उतने के प्रॉफिट्स आपने बिजनेस से निकाले, और वो प्रॉफिट्स उतने के प्रॉफिट्स आपने बिजनेस से विड्रॉ करे इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब 3 लाख रुपए आपने बिजनेस से कैश निकाला और उसको किनारे रख दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया? क्योंकि हमने 3 लाख का DRR बनाया है, तो ये सिर्फ एक दिखावटी एंट्री ना रह जाए, ये सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग का पार्ट ना बन जाए, तो हमने जितने का DRR बनाया, जितने के प्रॉफिट सेट असाइड किए हैं, उतने का बिजनेस से 3 लाख रुपए का कैश लिया और उसे किनारे रख दिया, हाँ या ना? पक्का? अब 3 लाख रुपए का कैश मैंने सेट असाइड कर तो दिया, अब इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करूं? भाई वो 3 लाख का कैश, 5 लाख बिजनेस में कैश था, 3 लिखा के किनारे रख दिया, हाँ या ना? अब वो 3 कैश क्या 3 साल तक बिजनेस में पड़ा रहेगा? पॉइंट नंबर 1। क्या मैं उसे कहीं यूज नहीं करूंगा? कंपनी उसे कहीं यूज नहीं करेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस में तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो बेटर वो जो 3 लाख रुपए हमने सेट असाइड किया है, उसको हम कहीं बैंक में, कहीं सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दें, एक सेपरेट जगह रखते हैं जिसको हम 3 साल तक बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ₹3 लाख। तो एंट्री आई आपकी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 3 लाख। यहां पर आपने प्रॉफिट सेट असाइड किए थे, ध्यान से समझना, प्रॉफिट सेट असाइड किए थे, जबकि इस एंट्री से आपने क्या सेट असाइड किया है? कैश सेट असाइड किया है।
आपने 3 लाख रुपए का कैश निकालकर एक सेफ जगह इन्वेस्ट कर दिया, जिसको आप यूज़ करोगे सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको आप उसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं करोगे। तो ये जो दिखावटी एंट्री थी, इसकी सेंस तभी निकल के आती है जब उस पैसे को भी आप अलग कर देते हो। अगर उस पैसे को आपने अलग नहीं किया तो उस एंट्री की किसी भी तरीके की कोई सेंस निकल कर नहीं आती है। होपफुली आपको मेरी बातें कन्वे हो रही हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमने कैश भी अपना सेट असाइड कर दिया बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब बात आती है अगले साल की, ध्यान से सुनिए। 31 मार्च 2017। अब आपने ये जो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 31 मार्च 2016 को, ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट पर आपको कुछ तो रिटर्न मिलेगा। भाई बैंक में भी रखते हो तो पैसा इंटरेस्ट मिलता है, सिक्योरिटी कुछ भी खरीदोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर एक चीज, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिलता है 10%। तो ये जो हमने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, इस पे हमें 10% से अगले साल रिटर्न मिलेगा। तो 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 रुपये। तो कहना ही से 30,000 रुपये हमें मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, और हमें क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना मिला? 30,000। और 30,000 कैसे आया? 3 लाख का 10%। बात समझ में आ गई? 3 लाख का 10% ही आपके पास आया। अब आपने ये डेबिट किया क्योंकि आपके एसेट्स बढ़ रहे। अगर आपने ये क्रेडिट किया, क्रेडिट आपने इसलिए किया, आपने कहा क्योंकि ये हमारी इनकम है, इन्वेस्टमेंट पे मिली, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है। अब ये क्या सर, ये क्या कर दिया आपने? इनकम नहीं है बोल रहे हो। ध्यान से सुनिए बेटा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी, ठीक है, और उसके अंदर हम एक लाइब्रेरी बनवा रहे, ठीक है, उसके अंदर हम एक लाइब्रेरी बनवा रहे। आपने उसमें 1 लाख रुपए की डोनेशन दी और आपने बोला कि सर मेरे स्पेशल नाम से एक अलमीरा आप पूरी रैक बनवाओगे, जिस पे मेरा नाम भी ऊपर लिखवा देना, दिस अलमीरा हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मी। और आपने उसके लिए पूरे 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। आज आप कंट्रीब्यूट करके चले गए। 1 साल बाद आए, आपने कहा सर वो रैक बन गई। मैंने कहा नहीं। तो आपके मन में खोट हुआ, आपने कहा आप भी खा गए सर पैसे, आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं खाया। वो जो आपके 1 लाख रुपए है ना, वो अभी आपके बैंक अकाउंट में हमने अलग से रख दिए हैं, क्योंकि अभी लाइब्रेरी में दूसरे काम चल रहे थे, वो अलमीरा बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने 1 लाख रुपए आपके बैंक में अलग से रखकर एफडी करवा दी है, ठीक है। अच्छा सर, अब वो एफडी करवाई तो उस पर सपोज 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल गया 10,000 रुपये। कितना मिल गया? 10,000। तो आप एक बात बताओ, मैंने बोला आपको कि मैं इस साल 1 लाख रुपए अलमीरा में लगा दूंगा, तो आपने मुझे कहा कि सर 1 लाख तो पिछले साल थे ना, 10,000 एफडी पे इंटरेस्ट भी मिल चुका, तो अब वो मेरा पैसा जो है वो कितना हो चुका है? 1,10,000 रुपये हो चुका है। तो आप अलमीरा में 1 लाख रुपये नहीं लगाएंगे, आप अलमीरा में कितने लगाएंगे? 1,10,000 रुपये। आपने मुझको ये समझाया। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो एक बात बताओ, वो जो 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, क्या वो मेरी इनकम हो गई? वो मेरी इनकम नहीं हुई, वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा भी मुझे इन्वेस्ट करना है उस अलमीरा की कंस्ट्रक्शन के अंदर। सेम वे आपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए 3 लाख रुपए सेट असाइड किए, उस पे 30,000 रुपये कंपनी को इंटरेस्ट मिला। वो जो इंटरेस्ट मिला वो कंपनी के लिए एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी है, बिकॉज इसको हमें यूज़ करना है टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको हम यूज़ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए करने जा रहे हैं, इसलिए ये कंपनी की इनकम तो कदाचित बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये जो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मिला है, इस पैसे को क्योंकि ये हमारी इनकम नहीं है,
तो हम SOPL में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये हमें यूज़ करना है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसलिए हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या ड्राफ्ट हुई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना आया 30,000। तो हमें इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। समझ में आ गया आपको? अब ध्यान से यहाँ पर एक बात समझिए, दो बातें मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। देखिए, आप देखो, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और उस पैसे को लेटर ऑन क्या किया, इन्वेस्ट किया। अगर आपने जितना पैसा सेट असाइड किया है उतना आप कैश भी सेट असाइड कर देते हो, तो कायदे से यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो फंड वर्ड यूज होता है, रिजर्व वर्ड यूज नहीं होता। मतलब सर ध्यान से देखें, डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, DRR एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सेट असाइड करता हूं, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, तो आई विल यूज द वर्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बट अगर मैं प्रॉफिट सेट असाइड करता हूं एज वेल एज उस पैसे को इन्वेस्ट भी करता हूं, तो मैं रिजर्व वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करता हूं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। इफ ओनली profits are set aside and no corresponding investments are made, it is known as DRR। बट DRF क्या होता है? If profits are set aside as well as corresponding investments are made by setting aside the cash, it is known as डिबेंचर रिडम्पशन फंड। उसको हम नाम देते हैं क्या, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो कायदे से दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ DRR यूज़ कर रखा है, तो आप भी फिर DRR ही यूज़ करके आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि DRR और DRF में क्या डिफरेंस होता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया। हाँ, जब आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके का, आप DRR लिख रहे हैं, तो आप बेशक एक काम करिए, रिजर्व के साथ ही स्लैश करके फंड लिख दीजिए, या आप क्वेश्चन के एंड में लिख दीजिए कि वी कैन यूज द वर्ड फंड बिकॉज वी आर साइमल्टेनियसली मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर सर आप फंड लिख के आते हैं तो हो सकता है आपके स्कूल में कट कर दें, और उनका ग्राउंड सिर्फ ये होगा किताबों में नहीं है। अब किताबों में गलत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। चलिए, मैंने आपको सेफ बता दिया कि किस तरीके से हम सेफ वे में निकल सकते हैं। हम रिजर्व स्लैश फंड दोनों लिखें, या हम उस चीज़ को नोट के अंदर एक्सप्रेस कर दें कि रिजर्व की जगह हम फंड भी यूज़ कर सकते थे। चलिए, तो हमने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिला, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर। अब 31 मार्च 2017, इस साल हमने 3 लाख रुपए कमाए और 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपए क्या किए, सेट असाइड किए। तो एज यूजुअल जैसे हमने 31 मार्च 16 में किया था वैसे इस साल भी करेंगे। SOPL से हमारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, और कितना ट्रांसफ़र हुआ, 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो। ठीक है,
कोई डाउट इसके अंदर? 1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर फिर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 बातें यहाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुननी समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बार जरा बस थोड़ा सा इसको रब कर लूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, यही एंट्री मैं 2 बार लिख रहा हूँ। सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? अभी आपको सब पता लग जाएगा। DRI डेबिट टू कैश। देखिए अब जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके 2 ग्राउंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी करती है दैट कैन बी ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस और दैट कैन बी ऑन नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस। वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है। दैट कैन बी ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस और दैट कैन बी ऑन नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव में होता है कि इस साल आपने जितना DRR बनाया प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला, आप दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आया उसको इस साल इंटरेस्ट में, उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करोगे। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करोगे 1,20,000 की, अगर आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पर चीजें चल रही हैं। क्यूमुलेटिव बेसिस पर इन्वेस्टमेंट होती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? करंट ईयर DRR, करंट ईयर SOPL टू DRR प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर री इन्वेस्टेड। 2 चीजें इसमें री इन्वेस्ट होती हैं। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में ओनली SOPL टू DRR अमाउंट इज इन्वेस्टेड। सिर्फ उस अमाउंट को ही हम जो है वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कितने की करूँगा? 1 लाख रुपए की करूँ। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है या नॉन क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव मानेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मान के चलना है? क्यूमुलेटिव मानकर चलना है। तो आपको समझ में आया? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन अब 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स क्यूमुलेटिव बेसिस पर हैं या नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पर, और आगे पूरा क्वेश्चन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगा। फर्स्ट ईयर में मुझे दिक्कत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिला था, सीधे SOPL टू DRR उस पैसे को इन्वेस्ट किया। सेकंड ईयर में मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला जिसको मैं DRR में ले गया, फिर इस साल का DRR बनाया। क्यूमुलेटिव बेसिस है तो मैं दोनों को मिला करके, अमाउंट गलत लिख दिया, 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा। समझ में आया? अब बात आती है 31 मार्च 2018 की। ध्यान से देखिए, 31 मार्च 2018। अब क्वेश्चन 2 पार्ट में चलेगा, क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। ध्यान से देखिए, अब क्यूमुलेटिव आपने ध्यान से समझना। एक बात बताओ, सिंपल सी बात, पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में बैंक से FD करवाई 1 लाख रुपए की, तो अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1 लाख पे 10%, कितना हो गया? 10,000। पहले साल आपने FD करवाई 1 लाख, फिर अगले साल आपने दोबारा से 1.5 लाख की FD करवाई सेकेंड ईयर में। ईयर 1 में 1 लाख की करवाई, ईयर 2 में 1.5 लाख की करवाई। तो ईयर 3 में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1.5 लाख पे मिलेगा या 2.5 लाख पे मिलेगा? 2.5 लाख पे मिलेगा। भाई ईयर 1 में FD करवाई थी तो क्या उसका 1 ही साल इंटरेस्ट मिलेगा? आगे भी तो मिलता रहेगा। ईयर 2 में करवाई तो उसका 3rd ईयर में मिलेगा। तो टोटल ईयर 3 के अंदर यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ईयर 1 इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ऑन ईयर 2 इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना?
पक्का श्योर। तो सेम वे यहाँ पर जब आप 31 मार्च 2018 को आए तो 31 मार्च 2018 को आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, यस और नो। अब आप देखो फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी? सर फर्स्ट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 3 लाख की, और सेकेंड ईयर में करी कितनी? सर सेकेंड ईयर में करी 1,30,000 की। तो 3 लाख प्लस 1,30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी ये थी, उसका आपको मिलेगा कितना? 10%। जबकि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस चल रहा है ये 3 लाख, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपने सेकेंड या थर्ड यहाँ पर कितने की इन्वेस्टमेंट की थी? 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 1 लाख आपको जो यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा इसका 10% मिलेगा, कितना हो गया आपका? 40,000। जबकि यहाँ पर आपका कितना हो गया? 43,000। समझ में आई बात? अब इंटरेस्ट ऑन DRI हमारा कहाँ चला जाता है बेटा? सर इंटरेस्ट ऑन DRI हमारा चला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे। कितना चला जाएगा? 43,000। जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन DRI टू DRR कितना होगा? वो होगा 40। ये कौन सा केस चल रहा है? नॉन क्यूमुलेटिव। वो कौन सा चल रहा है? क्यूमुलेटिव, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस साल हम दोबारा से ध्यान से देखिए, 5 लाख कमाए 18 में, और इस साल हम कितना DRR में डालने वाले हैं? 2 लाख रुपए। तो आपने क्या किया? SOPL डेबिट टू DRR 2 लाख था ना भाई, भूल गया मैं तो, देखो याददाश्त कमजोर हो गई। 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पर भी SOPL डेबिट टू DRR कितना? 2 लाख। समझ में आई बात? अब देखो 31 मार्च 2018, और उसने आपको बोला था कि डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है 31 मार्च 2018 को। आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन, जो भी आपका ईयर ऑफ रिडम्पशन है, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन कभी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती, क्योंकि उस साल तो उल्टा हमें कैश चाहिए। इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन नो इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जाती, रादर इन्वेस्टमेंट्स आर realized फॉर कैश। इन्वेस्टमेंट्स को हम रियलाइज करते हैं किस लिए? कैश में, क्योंकि हमें कैश चाहिए होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सपोज मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने 10% के प्रॉफिट्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बेच दी, जो भी कर रखी थी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप, हमने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी थी? पिछले साल इन्वेस्टमेंट करी थी कितनी? मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझाने में दिक्कत ना आए आपको। पिछले साल हमने 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा सब कुछ छोड़िए, यहाँ मैंने निकाला तो है, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4,30,000 की, और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4 लाख की, यस और नो। अब 4,30,000 की इन्वेस्टमेंट और यहाँ 4 लाख की, इनको मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा। इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना पैसा आएगा उसका अंदाज़ा भी लगा लेंगे।
2 डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमारी खत्म हो गई बेटा। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी यहाँ 4 लाख की, कितने के प्रॉफिट पे बेची 40,000, तो कितने की बिकी 4,40,000। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना, यहाँ सॉरी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ 4 लाख की नहीं थी, यहाँ जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4,30,000 की। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप मत लिखना, हानिकारक है पेपर के लिए। 43 और 43 ये कितना हो गया आपका 4,73,000। तो आपको होपफुली दोनों केसेस क्लियर हैं। यहाँ 4,30 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% प्रॉफिट 43,000, यहाँ 4 लाख की थी, 10% 40,000। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट आया है, अगेन इट्स नॉट अ इनकम बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन थी। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, DRR में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू DRR अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 40,000 और यहाँ पर भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DRI डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हाउ मच इट विल बी 43,000 एंड 43,000। तो आपको होपफुली यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं। हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ कर लिया, अब हमारे पास कैश आ गया, तो डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। डिबेंचर्स हमारे कितने के थे बेटा 10 लाख रुपए के थे, तो चलिए डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं। क्या एंट्री होगी उसकी, पेन चेंज कर लें, अब इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। अरे भैया अच्छा, हाँ, तो डिबेंचर्स डेबिट कितने के 10 लाख टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर डेबिट 10 लाख टू बैंक कितना 10 लाख। समझ में आई बात, हमने डिबेंचर रिडीम करते और यहाँ भी सेम एंट्री, चाहे क्यूमुलेटिव है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव है, सेम एंट्री हमारी चलेगी। ठीक है, यहाँ तक। अब आप अगर पूरा ओवरऑल प्रोसेस देखें हमने क्या किया, एक बार मैं समराइज कर दूं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। डिबेंचर थे, हमने उनको इशू किया पहली दूसरी एंट्री में, फिर जितना हमने प्रॉफिट सेट असाइड किया उसको इन्वेस्ट किया। कायदे से फंड यूज़ करना चाहिए बट हम रिजर्व करते हैं, ट्रेंड है, क्या करें। DRI टू बैंक इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद अगले साल जो भी इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम नहीं है, इसलिए मैं उसे DRR में लेके जाऊंगा। इनकम होती तो SOPL में लेके जाता, बट वो लायबिलिटी तो DRR में लेके गया। फिर इस साल अगेन मैंने 1 लाख रुपए सेट असाइड किए। ठीक है, अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव बेसिस पे करता हूं तो इंटरेस्ट प्लस DRR 1,30 की इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे करता हूं तो सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब अगले साल भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अब अगले साल कितना मिलेगा, अगर क्यूमुलेटिव था तो पहले साल 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, अगले साल 1,30 की, तो उसका 10% मिला 43। बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, उसका 10% 40,000 रुपये। ठीक है, ये फिर मेरा DRR में गया। फिर मेरा इस साल DRR बना 2-2 लाख का, बट क्योंकि ये ईयर ऑफ रिडम्पशन है तो इस साल मैं अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करूंगा, रादर देन जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उन्हें सेल आउट करूंगा,
10% प्रॉफिट पे बिकी, तो 43,000 की प्रॉफिट पे बिकी इस केस में, और यहाँ बिकी 40,000 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 440, यहाँ 473। जो भी प्रॉफिट आया हम DRR में ले गए और उसके बाद हमने अपने डिबेंचर्स को रिलाइज किया। तो यहाँ तक होपफुली आपको सारा क्लियर है। एक बार आप सारा पहले यहाँ तक रिवाइज करें, फिर मैं आपको लास्ट एंट्री के बारे में बताता हूँ कि लास्ट एंट्री क्या होती है। ध्यान से देखिए बेटा, लास्ट एंट्री क्या होती है कि जितना भी हमारा DRR में बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व के अंदर। जितना भी हमारा DRR में बैलेंस है, चाहे कोई भी क्यूमुलेटिव है चाहे नॉन क्यूमुलेटिव है, दोनों ही केस में जो भी हमारे पास DRR में बैलेंस है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा? जनरल रिजर्व में। क्यों किया उसका भी कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सपोज आपने बैंक से लोन लिया। अब आपने बैंक से लोन लिया सपोज 10 लाख रुपए का बिजनेस के लिए। तो बैंक से अगर बैलेंस शीट लोन लिया 10 लाख का, तो ऑब्वियसली उससे आप कुछ ना कुछ असेट्स लेकर आए होंगे। यस और नो? हाँ या नो? अब जब तक आप ये लोन का पैसा वापस नहीं कर देते, एक तरह से ये जो असेट्स हैं ये फाइनेंस हुए हैं किससे? लोन फंड से। यस और नो? बट वंस आप ये लोन का अमाउंट रीपे कर देते हो तो क्या असेट खत्म हो जाते? असेट तो बैलेंस शीट में स्टिल दिखते रहेंगे, बट आपने लोन अमाउंट रीपे कर दिया। तो ये असेट्स पहले लोन फंड से थे, बट वंस द अमाउंट इज रीपेड, ये असेट्स लोन फंड से नहीं है, ये हमारे ओन फंड से हो गए या इक्विटी के फंड से हो गए। हाँ या ना? अरे भाई 10 लाख का लोन था, लोन लेके हमने असेट्स खरीदे। आप क्या बोलोगे, असेट्स कहाँ से आए हैं? लोन के पैसे से। आपने लोन चुका दिया तो असेट्स भी खत्म हो गए क्या? असेट्स तो हैं। अब आप क्या कहोगे, जो असेट्स लोन खरीदे थे आपने वो लोन फंड्स के हैं? अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो नहीं, फिर वो आपके अपने खुद के हो गए। हाँ या ना? अपने पैसों के हो गए। सेम वे आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, उस पैसे से आपने कोई एसेट्स खरीदे थे। हाँ या ना? आपने DRR क्रिएट किया हुआ था जो कि बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दिख रहा था। जब आपने डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग असेट्स क्या लोन फंड्स के हैं? नहीं, वो किसके हैं? अपने पैसे के हैं। हाँ या ना? इसीलिए अपने पैसे के हैं, तो इसीलिए हम वो DRR का जो बैलेंस है, क्योंकि ये तो दिखा रहा है डिबेंचर रिडम्पशन, अब वो डिबेंचर रिडम्पशन नहीं है, वो अपने पैसे का हो गया, इसलिए मैं उसे कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ? जनरल रिजर्व में। क्योंकि जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? इक्विटी का पार्ट होता है, कैपिटल इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। तो जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो DRR टू जनरल रिजर्व, वो क्या दिखाता है? बीइंग assets financed by debenture funds now belongs from, ये रीजनिंग पूछी जा सकती है, इक्विटी। वो अब सब किससे बिलोंग करते हैं? इक्विटी से बिलोंग करते हैं। अब आप बैलेंस निकालिए कितना आ रहा है, देखिए। फर्स्ट ईयर में DRR में गया 3 लाख रुपए और कुछ नहीं, फिर DRR में गए 30,000, तो 3,30,000 हो गए। फिर 1 लाख और गया, 4,30,000, 4,30,000 के बाद 4,30,000 और 2 लाख, ये कितना हो गया? 4,30 और 2 5,30 6,30, 6,30 और 43 और 43, तो 36 प्लस 86। सिर्फ DRR जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस किया यार, कुछ नहीं कर रहा मैं ऐसा खास। एक ये आ गया आपका 7,16,000, और कहीं नहीं, ये 43 ये वाला था, सॉरी। तो 7,16,000 रुपये आपका DRR में है जो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। बट इस केस के अंदर कितना है देखें जरा, थोड़ा इसमें शरीफों वाला अमाउंट आना चाहिए। 3 लाख, 3 और 30, 3,30, 4,30, 4,70
और 40, 4 70 और 2 5 70 6 70 और 7 10। इस केस में आपका आ रहा है 7,10,000 रुपये। तो जितना बैलेंस हमारा डीआरआर में है, जितनी बार डीआरआर क्रेडिट हुआ है सबको प्लस कर दीजिए और वो सारा बैलेंस जर्नलिज्म में चला जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखो, बैलेंस इन डीआरआर अकाउंट रिप्रेजेंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अब जैसे कि सपोज आपके डिबेंचर थे 10 लाख के और आपका यहाँ पर इस केस में डीआरआर बना है 7,16,000 का, इतना ही बना है ना भाई क्यूमुलेटिव में। तो इतने के डिबेंचर आपके आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हुए हैं, क्योंकि डीआरआर कहाँ से बनता है, प्रॉफिट्स में से ही बनता है, यस और नो। और जो आपका बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा, 2,84,000, वो डिबेंचर्स आपके रिडीम हुए हैं आउट ऑफ कैपिटल। कहाँ से रिडीम हुए हैं, आउट ऑफ कैपिटल। इतना आपको ध्यान रखना है, जितना डीआरआर में बैलेंस है उतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। 10 लाख है डीआरआर में, डिबेंचर्स आपके 20 लाख के हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है बताओ, 10 लाख। और आउट ऑफ कैपिटल कितना हुआ है आपका, बैलेंस। समझ में आया? वो क्वेश्चन आपको 1 नंबर का दे देगा, डिबेंचर्स आर ऑफ ₹5 लाख एंड कंपनी wants to redeem 80% debenture out of profits. How much DRR is required? कितना DRR चाहिए बताओ, कितना चाहिए भाई? सीधा सा है, 5 लाख है, 80% रिडीम करने हैं, तो DRR 5 लाख का 80% कितना चाहिए, 4 लाख। क्योंकि जितना डीआरआर में बैलेंस होगा उतना रिडम्पशन हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने आपको सारा का सारा बताया। अब यहाँ तक आप पहले अपना सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसी चीज़ के लेजर अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सारा का सारा पार्ट सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेशक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप पहले प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आप लेजर बनाना शुरू करें। एक क्वेश्चन मैं लिख के छोड़ देता हूँ, इसको आप पहले अपनी तरफ से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 10% डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2015, 20 लाख, रिडम्पशन ऑन 31st March 18, DRR created on 31 March 16, 17, 18, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है। Investments are made at interest of 10%, 10% इन्वेस्टमेंट पे करिए, दोनों पे करना आपको, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों प्रैक्टिस करो। एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 50,000, और उसे हमने 50,000 के प्रॉफिट्स में बेचा ऑन 31 मार्च 2018 को। तो आप ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, इसको एक बार आप उस बेसिस पे एंट्रीज करिए। बट इन लेजर अकाउंट्स के लिए लगभग आप 3 पेज छोड़कर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई? उसके अभी मैं आपको लेजर्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए पार्ट 2 के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लेजर अकाउंट्स की। उसके अंदर हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? सबसे पहले हमें बनाना है 10% डिबेंचर अकाउंट।
प्राइमरी अकाउंट जो हमें बनाना सीखना है, आप एक बार सारे के सारे फॉर्मेट्स बस खींच लीजिए। दूसरा अकाउंट जो इसके अंदर हमारा बनेगा दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तीसरा अकाउंट जो हमें बनाना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और चौथा अकाउंट जो इसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से क्या पोस्टिंग हुई। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने 1/4/2015 को डिबेंचर इशू किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। तो 2015 1 अप्रैल हमारी यहाँ पर एंट्री आ गई बाय द नेम ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने के डिबेंचर्स थे हमारे? 10 लाख रुपए के। उसके बाद 2015-16 में एट द एंड हमने डीआरआर बनाया था कितने का? 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का डीआरआर बनाया। 2016 31 मार्च हमने एसओपीएल से डीआरआर बनाया था, एसओपीएल टू डीआरआर। कितना? 3 लाख रुपए का। ठीक है। इसके बाद हमने इस पैसे को सेम डे क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो 2016 सॉरी अब ये हमारा असेट साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट असेट है, और एंट्री भी अगर आप देखें तो क्या थी? टीआरआई टू बैंक। हमने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी? 3 लाख रुपए। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ईयर एंड 15-16 का एंड होगा। एक एक करके सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। 2016 31 मार्च ये हमारा बैलेंस सीडी कितना? 10 लाख रुपए। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, आप पूरा लिखेंगे। जो अगले साल के लिए आपके पास 2016 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? बैलेंस पीडी कितने का? 10 लाख का। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपने बनाया 3 लाख रुपए का, ये भी क्लोज हो जाएगा 2016 31 मार्च बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए। और फिर ये आपका यहाँ पर 2016 1 अप्रैल बैलेंस बीडी कितना हो गया? 3 लाख रुपीस। ठीक है। और उसके बाद सेम में इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर 2016 31 मार्च बैलेंस सीडी 3 लाख, जो कि हमारा नेक्स्ट डे 2016 1 अप्रैल को बैलेंस पीडी बन जाएगा।
कितना, 3 लाख रुपए। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमने अगले साल DRR बनाया, कितने का बनाया था, 31 मार्च 2017 को 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का हमने फिर DRR बनाया, एंड दिस इज ऑन 31 मार्च 2017। तो मैं थोड़ा सा इसको जरा तरीके से ले लेता हूँ। 2016 1 अप्रैल, अब आपका 2017 16-17 है, 31 मार्च हमने DRR बनाया 1 लाख रुपए का। लेकिन उससे भी पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट की थी 3 लाख रुपए की, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला था, जिसकी हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। तो हम क्या करेंगे, 2017 31 मार्च हमें इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट कितना मिला था हमें, 10% से इन्वेस्ट करते हैं हम, तो 30,000 रुपये हमें इसका इंटरेस्ट मिला था। 30,000 रुपये हमें इसका इंटरेस्ट मिला था। और ये इंटरेस्ट जो है, जो हमें 30,000 रुपीज मिला है, हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ये हमारा ट्रांसफर होता है DRR अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट टू DRR। तो इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट होगा सेम डे, और ये बैलेंस आपका कहाँ जाएगा, DRR अकाउंट में, कितना, 30,000 रुपये, ठीक है। और DRR अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पर 31 मार्च को अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा आपका, 30,000 रुपये। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब जो हमने 1 लाख रुपए का DRR बनाया है, दिस विल बी री इन्वेस्टेड। मैं नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे मान के चलता हूँ, तो हमने अगर नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस लिया तो हमारी इस साल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और हो जाएगी, और क्यूमुलेटिव मानता तो 1,30,000। वेरी गुड। तो ये हमारा आया इन्वेस्टमेंट 2017 31 मार्च को। ठीक है जी। इसके बाद अब हम एक एक करके सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। डिवेंचर अकाउंट में इस साल होने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 2017 31 मार्च बैलेंस CD कितना आपका, 10 लाख रुपए। जो कि 2017 1 अप्रैल को बैलेंस PD बन जाएगा। ये सुनो, इसको फिर हम तो यहाँ पर क्लोज करते हैं 2017, देखते हैं कितना बैलेंस है 31 मार्च बैलेंस CD 4,30,000 4,30,000 4,30,000। उसके बाद यहाँ पर 2017 31 मार्च बैलेंस CD कितना आ गया आपका, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख। अब हम बात करते हैं अगले साल की। देखिए, इस अकाउंट के लिए थोड़ी जगह शायद क्या पड़ी गई है कम, चलिए कुछ नहीं होता। 2017 1 अप्रैल बैलेंस PD ये मेरा आया 4,30,000। अब सबसे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट है अब तक टोटल, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला था, तो 2018 31 मार्च, और जो आपको इंटरेस्ट मिला
वो मिलेगा कितना, अब चेक करो आप, 40,000 रुपये। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसका 10%, और उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पर कर देते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं DRR अकाउंट के अंदर। तो आपने यहाँ लिखा 31 मार्च 18 लिखूंगा तो स्पेस कम पड़ जाएगा। ये काम करते हैं, इस अकाउंट को ना हम आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे पेज पे, थोड़ा सा आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। 2018 है ना भाई, नहीं 17, 2017 1 अप्रैल, बैलेंस PD 4,30,000। इसके बाद 2018 31 मार्च, यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट आया बच्चे, 40,000 रुपये। ये मैं DRR अकाउंट को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, होपफुली आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट ईयर में DRR बनाया था 2 लाख का, तो 31 मार्च SOPL हमने DRR बनाया कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। बट क्या इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, इस पैसे को हम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप बेशक बस यहाँ पर हमने लिख तो दिया 2000, जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमने ओपनिंग बना दिया 2017 1 अप्रैल, बैलेंस BD 4 लाख। बट इस साल किसी भी तरह की कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर है, ईयर ऑफ रिडम्पशन, रादर देन हमने इन्वेस्टमेंट इस साल बेच दी थी। वेरी गुड। अब कितनी इन्वेस्टमेंट हमने बेची थी, कितने की सर, हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी 10% प्रॉफिट पे, याद है। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, बैंक अकाउंट यहाँ पर कितने का, 4,40,000, और यहाँ आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये। ये 2018 31 मार्च को 4,40,000, और यहाँ पर भी 4,40,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, DRR अकाउंट में। तो 31 मार्च को प्रॉफिट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना, 40,000 रुपये, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर है तो हमें डिबेंचर्स को भी रिडीम करना है, तो 2018 31 मार्च ये सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट के अंदर। कितना, 10 लाख रुपए। भाई लास्ट एंट्री क्या होती है, 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, 10 लाख 10 लाख। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। और यहाँ पर जितना हमारा बैलेंस बचता है 2018 31 मार्च को, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बताओ, भूल गए बेशर्मो, हाँ कहाँ पर, जनरल रिजर्व के अंदर। कितना आएगा, 4 और 2 6, 680, 7,10,000 रुपये, ठीक है। 7,10,000 रुपये हमारा कहाँ चला गया, जनरल रिजर्व के अंदर, जो भी इस अकाउंट के अंदर बैलेंस है। तो आपने देखा हमने 4 अकाउंट बनाए, कौन कौन से, 10% डिबेंचर, DRR, 10 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन DRR। ये आपके मेन 4 अकाउंट्स हैं जो इसके अंदर बनने हैं। चलिए, अब प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पर तो आपने बता दिया कि सर DRR जो है आपको इतना इतना बनाना था, बट एग्जाम में अगर गिवन नहीं है तो सर हमें क्या करना है। देखिए
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज redemption out of profits, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रिडम्पशन है वो कहां से हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हुआ है, तो यू विल एज्यूम 100% रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि 100% रिडम्पशन जो है वो कहां से हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हुआ है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए कंपनी एक्ट हमारा क्या कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि कम से कम कोई भी कंपनी 25% रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट करेगी। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वैसे तो आप एट लिबर्टी आप 50 मानो 100 मानो, बट आपको मैं एडवाइस करूंगा इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एज्यूम 25% डिबेंचर्स हैव बीन redeemed out of प्रॉफिट्स। 25% जो डिवेंचर्स है वो कहां से रिडीम किए गए हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट से। ये आप तब मानोगे अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक दो बातें और बता दूं। देखिए कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, कंपनी एक्ट 2013 कहता है एटलीस्ट कंपनी shall redeem 25% debentures out of profits। कम से कम 25% डिबेंचर्स उसके आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम होनी चाहिए। सेकंड एक चीज है, ध्यान से सुनिए। सेकंड क्या है, एटलीस्ट 15% of amount shall be invested up to 30th April in the year of redemption। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, और वैसे इसका क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम 15% अमाउंट जो है उसको हमें इन्वेस्ट कर देना है 30 अप्रैल तक इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। मतलब सपोज आपके 17-18 में डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, और आपने 16-17 के अंदर DRR बनाया से 3 लाख रुपए का, ठीक है, या से आपने 2.5 लाख का ही बनाया, ठीक है, और आपके डिबेंचर्स थे 10 लाख के। तो ये गाइडलाइन कहती है कि 17-18 मतलब जो ईयर ऑफ रिडम्पशन है जिसमें रिडम्पशन होना है, यहाँ पर 30 अप्रैल तक कम से कम 1.5 लाख रुपए तो आपके इन्वेस्ट हो जाने चाहिए। इस गाइडलाइन का क्वेश्चन पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से। क्यों? आप एक बात बताओ, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आया 50,000 रुपये, मुझे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है अपने 50,000 रुपये, और उसमें लिखा हुआ है कि आप मिनिमम अमाउंट 10 अप्रैल तक 5,000 रुपये जमा करवा दें। मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल कितना आया, 50,000, और उसने बोला है कि मिनिमम अमाउंट आप 10,000 रुपये जमा करवा दीजिए। कब तक? 10 अप्रैल तक। तो क्या इसका मतलब मुझे बाकी 40,000 रुपये जमा नहीं करवाने पड़ेंगे? तो करवाने पड़ेंगे। वो तो मिनिमम अमाउंट इसलिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये जमा करवा दिए तो हम समझ जाएंगे कि आपकी क्रेडिट वर्थिनेस है, आप बाकी पैसे भी जमा करवा दोगे। हम बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बाकी आप वो जब मर्जी जमा कराना। सेम वे आपने जितना DRR बनाया है उतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट अ गाइडलाइन कि अगर 30 अप्रैल तक आपने 15% अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है
तो आपको उसके पैनल कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। और बुक्स के अंदर तबाही मचा रखी है, सब ने एज्यूम कर लिया है 30 अप्रैल को ही 15% इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम में ये बात ध्यान रखेंगे, जितना डीआरआर बनाया है आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ये गाइडलाइन आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती, इट्स जस्ट पैनल कॉन्सिक्वेंस की 30 अप्रैल तक अगर 15% अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विल टेक द एक्शन। वो आपको उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 30 अप्रैल को ही इन्वेस्टमेंट करनी है, इट कैन बी ऑन द सेम डेट एंड इनफैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ऑन द सेम डेट इन विच द फंड्स आर सेट असाइड एंड ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट। इन द रेयर केसेस के अंदर होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कम करें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ध्यान रखोगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट will always be equal to amount of DRR। और सेकंड चीज आप इसके अंदर जो ध्यान रखोगे वो क्या, इन्वेस्टमेंट्स will be made on same date on which DRR is created। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आप हमेशा यही करोगे। और क्या मानोगे इन्वेस्टमेंट्स को, नॉन क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स विल बी अज्यूम्ड। जब तक क्वेश्चन में खुद कुछ नहीं लिखा हुआ आप उसे क्यूमुलेटिव नहीं मानो ना, आप उसे क्या मानोगे, नॉन क्यूमुलेटिव। ये तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है और क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट के अंदर लिखकर भी आनी है। लिखा हो तो अच्छी बात है, समझ में ही बात इतना, लेकिन ध्यान रखना 30 अप्रैल का कोई फड्डा नहीं है। जितना डीआरआर बनाया उसी डेट को उसी इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, समझ में आया। बेशक आप चाहो तो वर्किंग नोट के अंदर ये वाली गाइडलाइन जरूर लिखाओ कि एटलीस्ट 15% ऑफ अमाउंट शैल बी इन्वेस्टेड अप टू 30th अप्रैल इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। दिस इज द गाइडलाइन एज पर कंपनी एक्ट, बट वी हैव मेड द इन्वेस्टमेंट बिफोर इट। समझ में ये बात, आप चाहो तो इसे लिखो बट इसकी भी जरूरत नहीं है। आपको मैंने सीधा बता दिया क्या करना है, जितना डीआरआर उतने इन्वेस्टमेंट और ऑन द सेम डेट एंड दैट टू ऑन नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कुछ 25% मानो, लिख सकते हो नीचे ऑल्टरनेटिव वी कैन रिडीम 100%। बट अगर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करना है तो वी विल रिज्यूम 100% रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। समझ में आई बात। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कैसा आ सकता है इस पे। ABC Limited has 12% debentures of rupees 5 lakh to be redeemed on 31st March 18. Company created minimum DRR on 31st March 17 and investments are sold at par। और ये नहीं भी लिखा हुआ तो आप मानोगे वो एट पार ही बेची है, ठीक है। On due date debentures are redeemed। Debentures are redeemed। Pass journal entries। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, मैंने आपको इससे टेक्निकल क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने मेरा समझ लिया है जो मैंने आपको सिखाया था उसके बाद कुछ नहीं बचता। अब बताओ, सबसे पहले 31 मार्च 17 हमें डीआरआर बनाना है, ठीक है, मिनिमम डीआरआर। अब 5 लाख है, मिनिमम डीआरआर कितना बनता है 25%। तो आपने बनाया SOPL डेबिट टू DRR कितना 1,25,000
उसी दिन आप क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे, DRI डेबिट टू कैश या बैंक, कितना, 1,25,000, 1,25,000, यस और नो। उसके बाद क्या होगा, 31 मार्च 18 इन्वेस्टमेंट्स को हम बेचेंगे, तो कैश टू डिवेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट कितना आपका, 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। उसके बाद आप डिवेंचर्स को रिडीम करोगे तो एंट्री क्या होगी, 12% डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, कितना, 5,00,000, 5,00,000। उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, 5,00,000, 5,00,000। और उसके बाद DRR का बैलेंस जो है वो कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में, कितना, 1,25,000, 1,25,000। अब आपकी बुक्स के अंदर क्या किया होता है, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट 100% करी है, ये 15% की होती है, और वो भी 30 अप्रैल को, जो कि एकदम गलत है, प्लीज उसको मत करना। समझ में आई बात? आप यहाँ नीचे नोट लिख दोगे जरूर, एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड on same date on which डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और मैंने आपको बताया था फंड वर्ड यूज कर सकते हो, फंड वॉज क्रिएटेड, ठीक है, ये आप लिखाओगे, बस खत्म कहानी। समझ में आया? इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना। 4 बुक्स देखोगे तो सिर्फ कंफ्यूज होगे, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लिटरली बता दिया है। समझ में आई बात? थैंक यू सो मच। चलिए, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, जो कि मेथड है हमारे रिडम्पशन का, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं या तो कंपनी की शेयर कैपिटल के अंदर, या सपोज 10% डिबेंचर्स हैं तो हम उन्हें हाई डिनोमिनेशन के डिबेंचर्स दे देंगे, कि हमने उनको बोला आप 10% डिबेंचर के बदले में हमसे 12% डिबेंचर ले लो या 11% डिबेंचर ले लो। तो इस मेथड के अंदर आप बेसिकली अपनी एक लायबिलिटी खत्म कर रहे होते हो और उसकी जगह आप दूसरी लायबिलिटी दिखा रहे होते हो। जैसे आपने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं 10 लाख रुपए के, और आपने उन डिबेंचर होल्डर्स को बदले में शेयर्स दे दिए, तो हुआ क्या, डिबेंचर्स आपके खत्म हो गए, बट एज अगेंस्ट आपके पास क्या आ गया, शेयर कैपिटल। सेकंड, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं 10%, आपने उनको बोला कि आप मेरे से 12% डिबेंचर्स ले लो, तो आपने अपनी एक लायबिलिटी खत्म करी और उसकी जगह क्या आ गई, दूसरी लायबिलिटी। मतलब सीधा सीधा ये है कि when we are redeeming the debentures by way of conversion, it is not a redemption out of profit, it's a redemption out of capital, क्योंकि आप कमाकर पैसा वापस नहीं कर रहे हो, आप अपनी एक लायबिलिटी को खत्म करके एक दूसरी लायबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंगली बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हो। तो सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इज नॉट अ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इट्स अ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज इट्स नॉट अ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो हमें किसी भी तरीके का डिवेंचर रिडम्पशन फंड या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है व्हेन वी आर रिडीमिंग द डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, कोई भी कंपनी अपना 100% रिडम्पशन क्या इस मेथड से कर सकती है?
आंसर इज नो। व्हाई? क्यों? क्योंकि आपने अभी मेरे साथ पढ़ा है अर्लियर वीडियोस में कि कम से कम 25% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। कम से कम 25% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। और ये रिडम्पशन, ये वाला मेथड आउट ऑफ कैपिटल का है, आउट ऑफ प्रॉफिट का नहीं है। तो कोई भी कंपनी अपना 100% रिडम्पशन इस मेथड के थ्रू नहीं कर सकती। ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है। सबसे पहला, इट्स अ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ये जो है रिडम्पशन है कहां से? आउट ऑफ कैपिटल, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। सेकंड, मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन फ्रॉम दिस मेथड। इस मेथड से जो मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन है वो कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम 75%। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड चीज, नो कंपनी, ये दूसरी सेंस में लिख रहा हूं मैं, कैन रिडीम एंटायर डिबेंचर्स फ्रॉम दिस मेथड। और अगर कोई आपसे पूछता भी है कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? इट्स अ मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स where debentures are converted into share or new debentures। ठीक है, ये है आपका आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर की एक बेसिक डेफिनेशन। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, हम इसकी बात करना शुरू करेंगे। नाउ अब हम इसकी अकाउंटिंग की बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debentures debit to debenture holder। ये आपने नॉर्मल ड्यू किया। इसके बाद आप डिबेंचर होल्डर्स को कैश ना देके शेयर दे रहे हो, या आप हाई डिनोमिनेशन के डिवेंचर्स दे रहे हो। और अगर प्रीमियम पे दे रहे हो, साथ में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर्स डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। नॉर्मल जो आप ड्यू करते हैं उसके बाद आपने उनको या तो शेयर्स दे दिए, और शेयर्स अगर प्रीमियम पे दिए तो साथ में क्या आ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। एक दो क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। ये ABC Limited decided to redeem its 10,000 debentures of 100 each at premium of 10% by way of
converting them by way of converting it into equity share capital. Pass necessary journal entries if shares are issued at par, shares are issued at premium of 10%. ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 10,000 डिवेंचर्स हैं जो आपको 10% प्रीमियम पर रिडीम करने हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं। डिवेंचर्स डेबिट हाउ मच 10,000 into 100, this will be 10 lakh. Thereafter premium on redemption of debenture 10%, how much 1 lakh to debenture होल्डर 11 लाख टू डिबेंचर होल्डर कितना 11 लाख। अब आपने शेयर्स इशू किए पार पर, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के जरूर दिखाने, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकलते हैं, रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। भाई रिडम्पशन वैल्यू है कितनी, 11 लाख रुपए देने हैं ना हमें टोटल उन्हें, तो 11 लाख रुपए और एक शेयर हम किस पर इशू कर रहे हैं, पार पर इशू कर रहे हैं, तो एक शेयर कितने रुपए का हुआ 10 रुपए, 1,10,000 इक्विटी शेयर। अब इसके लिए आप 1,10,000 शेयर दे रहे हैं, ये आपको ऐसे करके लिखना है 1,10,000 शेयर करते हैं, क्योंकि रियल अमाउंट 11 लाख नहीं होगा, आपको भी पता है उसको दिखाते हैं कि आपने कितने शेयर कितने करेंगे, तभी आपको मार्क्स लॉस होंगे, अदरवाइज एक नंबर आपको ये तो फर्स्ट पहले आपको इस 2 के ऊपर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। सी इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अब केस 2 में पहली एंट्री हमारी सेम रहेगी, जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एंट्री में पड़ेगा। कैसे, क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो जो आपका इशू प्राइस है वो 11 रुपए होगा। भाई 10 रुपए फेस वैल्यू होती है, 10% प्रीमियम है, तो 10 का शेयर कितने में गया 11। तो कितने शेयर आ गए आपके 1 लाख इक्विटी शेयर। आपने क्या किया 1 लाख इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 1 लाख इंटू 1 11 लाख
10 लाख और ये आपका 1 रुपये प्रीमियम था 1 लाख शेयर पे और 10 रुपये जाके इसकी फेस है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सिंपल सा, कुछ भी करने को नहीं। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ डिविडेंड। चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट से परचेज करती है तो उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर आपके पास जो मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका क्या मतलब है? जब कोई कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट से परचेज करेगी तो उसको कहा जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर कोई कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट से क्यों परचेज करेगी? तो बच्चों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करें। सबसे पहला रीजन, इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द redemption value. If market price is less than the redemption value, what is this? ध्यान से समझिए जरा। सपोज कंपनी को रिडम्पशन के टाइम पर डिबेंचर्स के अगेंस्ट 110 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 110 रुपए। और प्रेजेंटली कंपनी को ये डिबेंचर मार्केट में अवेलेबल है 97 रुपीस का। कंपनी को प्रेजेंटली ये मार्केट में अवेलेबल है कितने रुपए का? 97 रुपीस का। तो नाउ इस सिचुएशन के अंदर कंपनी को पता है कि अगर वो रिडम्पशन तक का वेट करेगी तो रिडम्पशन पे उसे 110 रुपए देने पड़ेंगे, बट अभी यही चीज उसे कितने में मिल रही है? 97 रुपीस में। मतलब अभी 97 का अगर उसने डिबेंचर खरीद लिया तो बाद में वो 110 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मतलब 110 वाली चीज राइट नाउ अवेलेबल एट ₹97। तो कंपनी को सीधे सीधे 13 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी विल गो फॉर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कब? सेकेंड सिचुएशन हो सकती है when the company expects rise in price in near future। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। कंपनी का डिबेंचर सपोज मार्केट में चल रहा है 102 रुपए का और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है कि ये डिबेंचर 108 रुपए तक जाएगा या 110 रुपए तक जाएगा। तो कंपनी एज ए इन्वेस्टर अपने खुद के डिबेंचर परचेज कर लेगी 102 रुपए में, और जब उसका प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेट होगा, 108 होगा, 110 होगा, उस सिचुएशन में कंपनी ये डिबेंचर्स सेल आउट कर देगी और एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाकर निकल जाएगी। तो सबसे पहली चीज, when the market price is less than redemption value. Second, if when the company expects rise in price in near future, then as a investor company will invest. Third situation, when market rate of return is less than the coupon rate of interest on debentures. Now what is this? ध्यान से देखिए। सपोज कंपनी के डिबेंचर्स है 10%। अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे डीमोनेटाइजेशन है अपना, कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने जा रहे हैं पैसा तो हमें रिटर्न मिल रहा है 6%, 5%, 4%, 9%, इससे ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो कंपनी उस सिचुएशन में क्या करे? क्या वो पैसा 7%, 8% प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दे? बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है कि आपने ये पैसा 10% पे उठा रखा है, आपको 10% ब्याज देना पड़ रहा है,
और मार्केट में प्रोजेक्ट में आपको मिल रहे हैं 7%, 6%, क्या इस पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए वहां पर प्रोजेक्ट के अंदर? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट। हम इस अमाउंट 7%, 6%, 8% रिटर्न पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी क्या कोशिश करती है कि अपने खुद के डिवेंचर शेयर मार्केट से परचेज कर ले। उससे होगा क्या? घर का पैसा घर में रहेगा। घर का पैसा घर में रहेगा, हाँ जी। कैसे? 10% डिवेंचर है, अब आप उस पर इंटरेस्ट देते हो। अब अगर डिवेंचर आपने खुद ने परचेज कर लिए तो उतने का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपने बचा लिया, तो वो घर का पैसा घर में ही रहेगा, घर से बाहर नहीं जाएगा। भाई कमाया नहीं तो नुकसान भी तो नहीं किया। अगर 7% या 8% पे कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो कुछ आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, कुछ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उल्टा जेब से जाएगा। तो बेटर है उससे आप क्या करो, डिवेंचर्स परचेज कर लो और परचेज करके वो घर का पैसा घर में ही रखो। तो बेसिकली द थर्ड वन इज व्हेन द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। चलिए अब हम अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना है, ओन डिवेंचर्स। ओन डिवेंचर्स वर्ड कब यूज होता है? व्हेन द कंपनी परचेज्ड इट्स डिवेंचर्स from the open market for investment purpose। अगर कोई कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर्स खरीद रही है, किस पर्पस से? इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो उसको हम नाम देते हैं ओन डिवेंचर्स। मीनिंग देयर बाय अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है तो मैं उसको ओन डिवेंचर्स का नाम नहीं दूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हेन द कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस देन ओनली इट इज नोन एज ओन डिवेंचर्स। नाउ अकाउंटिंग की बात करते हैं। हो सकता है कंपनी ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर्स खरीदे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या हो सकता है वो ओपन मार्केट से अपने डिवेंचर्स परचेज करे इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। अब क्या है ये, एक एक करके आराम से समझते हैं। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से ओपन मार्केट से डिवेंचर परचेज करे, इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो क्या नाम देंगे? ओन डिवेंचर्स। ओन डिवेंचर्स डेबिट। ओन डिवेंचर्स डेबिट। डेबिट क्योंकि ओन डिवेंचर्स को इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, एसेट को क्या करते हैं हम? डेबिट। इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम, तो टू बैंक अकाउंट। तो पहली एंट्री हमने करी ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हो सकता है कंपनी बाद में से रीसेल कर दे, मतलब हमने डिवेंचर सस्ते रेट पे खरीदे और जैसी रेट ऊपर गया हमने इनको बेच दिया। अब बेच देंगे अगर हम, तो हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स हमारे कम हो गए, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, टू ओन डिवेंचर्स, टू profits on sale of own debentures, two profits on sale of own debentures। पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई हमारी, और जो भी हमें प्रॉफिट हुआ दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर। अब देखिए हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी और इन्वेस्टमेंट खरीद के हमने उसे सेल आउट कर दिया, एक नॉर्मल एक्टिविटी हमने की।
तो इसकी वजह से जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है और वो हमारा ट्रांसफर होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर। प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कुछ ऑथर्स इसे जर्नलिज्म में भी लेके जाती हैं, वो भी गलत नहीं है, वो भी एकदम ठीक है, टू एसओपीएल और यू कैन से जर्नलिज्म। क्यों ये जर्नलिज्म या एसओपीएल में जा रहा है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है हमें इन्वेस्टमेंट बेच के हुआ है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसे एसओपीएल में डाला, या आप कह सकते हो जर्नलिज्म। सेकेंड हो सकता है कि कंपनी से रीसेल ना करें, कंपनी ने परचेज करा इन्वेस्टमेंट से, बट कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस थी जितना रेट ऊपर जाना चाहिए था उतना रेट ऊपर नहीं किया, तो कंपनी ने क्या किया, इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया। अब सबसे पहले कैंसिल करने का मतलब क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए, जरा समझिए। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। बैलेंस शीट है, सपोज यहां आपको दिख रहे हैं 10% डिबेंचर्स 10 लाख रुपए के, 10% डिबेंचर्स दिख रहे हैं कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के, और यहां पर ओन डिबेंचर्स दिख रहे हैं 2,80,000 रुपए के, और मैंने आपको ले दिया नीचे इनकी जो फेस वैल्यू है वो है 3 लाख। मतलब क्या है इसका, मैंने अपने 10% डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं 10 लाख रुपए के, जिसमें से मैंने अपने खुद के 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स परचेज कर लिए 2,80,000 रुपए। एक तरफ ये मेरे लिए एसेट है, सॉरी एक तरफ मेरे लिए लायबिलिटी है डिबेंचर्स, दूसरी तरफ क्योंकि मैंने अपने खुद के डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लिए एज एन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए के, 2,80,000 के, तो 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मुझे दिख रहे हैं कितने के, 280। दिस इज माई एसेट। कैंसिल करने का मतलब क्या होता है जरा समझना। 10 लाख का लोन है कंपनी के ऊपर, 10 लाख का लोन है, और इधर दिख रहे हैं ओन डिबेंचर 3 लाख के, मतलब कंपनी ने अपने आप को ही 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है। समझो इस चीज को। मैंने कहा जी मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है और उसमें से 3 लाख रुपए का लोन मैंने अपने आप को खुद को दे रखा है, तो मेरे पे नेट लोन है कितने का, पागल बना रहा हूं मैं तो आपको। मेरे पे लोन है कितने का, 7 लाख रुपए का, 10 लाख का लोन नहीं। समझ रहे हो इस चीज को। मैंने क्या बोला, मेरे पे 10 लाख का लोन है जिसमें से 3 लाख का लोन मैंने खुद को दे रखा है, तो क्या मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है? नो, मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का लोन है। सेम वे, या कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू के 10 लाख के, जिसमें से कंपनी ने खुद के 3 लाख रुपए के फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीद रखे हैं 2,80,000 में, तो नेट करेक्ट में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो हैं कितने के, 7 लाख रुपए के। यही कंपनी जब इसे कैंसिल आउट करती है, मतलब इसको एसेट दिखाना बंद कर दे और यहां से कंपनी अपनी लायबिलिटी घटा के कितनी कर दे, 7 लाख रुपए, यही कहलाता है कैंसिलेशन। तो सबसे पहले आपको कैंसिलेशन का मतलब होपफुली क्लियर हुआ होगा। कैंसिलेशन में जो ओन डिबेंचर है उसको हम अपनी बुक्स में से खत्म कर देते हैं, टू ओन डिबेंचर्स, ठीक है जी। और जो आपकी लायबिलिटी है उसको हम अपनी बुक्स में से ओवर कर देते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। नाउ सी, मैंने 3 लाख रुपए के डिबेंचर खत्म किए, जो कि मैंने खरीदे कितने के थे, 2,80,000 रुपए के। भाई इसके अंदर तो क्या आएगा, परचेज प्राइस, और यहां पर आपके पास क्या आएगी, फेस वैल्यू। यहां आपका क्या आएगा, परचेज प्राइस, यहां क्या आएगी, फेस वैल्यू। अब 3 लाख रुपए के डिबेंचर आपने 2,80,000 के एसेट के अगेंस्ट खत्म किए, तो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। कितने का प्रॉफिट हुआ यहां पर आपको इस प्रोसेस के अंदर, 3 लाख, 2,80,000 और 20,000 का। अब देखिए ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी
कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई डिबेंचर जो है क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है? तो यहां जो आपको प्रॉफिट हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, एंड कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल की वजह से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इसलिए ये जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कौन से नेचर का है? ये हमारे पास है कैपिटल नेचर का, इसलिए इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो होपफुली आपको कैंसिलेशन का मतलब समझ में आ गया कि कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, और हमने उस कैंसिलेशन के प्रॉफिट को कौन से नेचर का समझा? कैपिटल नेचर का, दैट वाज ट्रांसफर टू कैपिटल। हियर इट वाज नॉट ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, here it was due to the sale of investment which is a part of regular activity, that's why it is treated as revenue nature and transferred to the statement of profit or loss, or you can say the general reserve. Got it? Now immediate cancellation, meaning thereby मैं जब डिबेंचर परचेज कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेज नहीं कर रहा, मैं परचेज कर रहा हूं इमीडिएट, उसी समय खरीद के कैंसिल करने के लिए। नाउ सी, तो क्या मैं ओन डिबेंचर वर्ड यूज कर सकता हूं? नहीं। देखिए क्या मतलब है, डिबेंचर खरीद रहा हूं और कैंसिल कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट है कहीं? नहीं है, खरीदते ही कैंसिल, इमीडिएट कैंसिलेशन। तो सी, आप जब डिबेंचर अपने खरीद रहे इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, पहली चीज आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो जो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, आपने क्या किया? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये क्यों किया डेबिट? फेस वैल्यू से, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या होगी? कम। टू बैंक, इसके अंदर क्या आएगा? द अमाउंट विच यू हैव पेड, अमाउंट पेड, और यहां पर टू प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। सी, तो प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, ये जो प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर है, देखिए मैंने ओन डिबेंचर नहीं लिखा, यहां क्या लिखा था? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। इसी से पता लग रहा है, अगर ओन डिबेंचर आपने लिख दिया, इट मींस आपने अर्लियर उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से परचेज किया था, देयर आफ्टर उसने आपने कैंसिल किया। हेयर आपने उसे परचेज ही किस पर्पज से किया? इमीडिएट कैंसिलेशन से, इन्वेस्टमेंट पर्पज ही नहीं है, इसलिए आप वर्ड ओन डिबेंचर यूज नहीं करेंगे, आप वर्ड सिंपली क्या लिखेंगे? डिबेंचर, जितना हमने पे किया और जो भी आपको प्रॉफिट हुआ। अब अगेन ये जो प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, और कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल की वजह से जो भी प्रॉफिट होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो profits on cancellation of debenture to capital reserve, जो भी ये प्रॉफिट हुआ ये हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि यू हैव परचेज द डिबेंचर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और इमीडिएट कैंसिलेशन। इफ इट्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ओन डिबेंचर. If it's for immediate cancellation, we are not going to use the word own debenture. First of all, own debenture to bank. If we are reselling it, then whatever the profits are, it will be transferred to the general reserves. And in case we are cancelling the capital, then the profits are of capital nature, it will be transferred to capital reserve. Immediate cancellation, first of all, the word own debentures will not be used at all. Second thing, whatever the profits will be, it is of capital nature and it will be transferred to the capital reserve. क्वेश्चन के अंदर जब तक अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है कि ये इमीडिएट कैंसिलेशन है या इन्वेस्टमेंट, सो यू विल ऑलवेज अज्यूम इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जब तक क्वेश्चन में खुद ना लिखा हो, आप अपनी मर्जी से इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं लेंगे। अगर इमीडिएट कैंसिलेशन लिखा हुआ है तब ही आप इमीडिएट कैंसिलेशन लेंगे, अदरवाइज आप हमेशा उसे क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड देयर आफ्टर उसे आप कैंसिल करेंगे।
बात समझ में आ गई? तो ये थे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। XYZ Limited purchased 10,000 debentures from open market at the rate of 98 each. It resold own debentures. It resold 6,000 debentures at the rate of 102 each, and balance debentures were cancelled. बैलेंस डिबेंचर्स वर कैंसल्ड। हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। आइए, सबसे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने किस पर्पस से खरीदे हैं। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैंने आपको बताया था यू हैव टू एज्यूम इट टू बी इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो सबसे पहले ओन डिबेंचर्स डेबिट हाउ मच 10,000 into 98 to बैंक अकाउंट। ठीक है जी, 10,000 into 98 to बैंक अकाउंट। नाउ द अमाउंट विल बी 1 2 3 4 9,80,000। इसके बाद हमने 6,000 डिबेंचर्स रीसेल कर दिए। तो जो हमने रीसेल किए, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 डिबेंचर्स 102 के हिसाब से 6,12,000 टू ओन डिबेंचर्स। अब ये आपने खरीदे कितने में थे? सर मैंने ये डिबेंचर 98 का खरीदा था। 5,88,000 टू प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स कितना? 12,000। और ये जो प्रॉफिट्स हुए हैं सेल ऑफ डिबेंचर पर, ये आपके कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? ये ट्रांसफर हो जाएंगे या तो एसओपीएल में या जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू एसओपीएल, और यू कैन से जनरल रिजर्व। अमाउंट विल बी हाउ मच? द अमाउंट विल बी 12,000। 12,000 रुपए आपने वहां पर ट्रांसफर कर दी। इसके बाद आगे बढ़ते, आपने बैलेंस डिवेंचर्स कैंसिल कर दिए। भाई 10 खरीदे थे, 6 रीसेल कर दिए, तो बैलेंस बचे कितने आपके पास? 4,000 डिवेंचर्स। तो आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन आपने किया डिवेंचर्स काउंट डेबिट। कितनी फेस वैल्यू होती है एक डिवेंचर की? 100 रुपीज। तो यहां पर 4,000 इंटू 100 हाउ मच? 4 लाख। टू ओन डिवेंचर्स हाउ मच? 4,000 इंटू 98 3,92,000 to profits on cancellation of debentures 8,000।
इसके बाद प्रॉफिट्स ओन डिवेंचर का कैंसिलेशन हुआ, प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स कैपिटल नेचर के हैं, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व 8,000 8,000। ठीक है जी, तो बेसिकली ये आपका है